गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, कल हम लोगों ने कॉस्ट का चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है। कुछ बेसिक कंसेप्ट कॉस्ट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किए थे। सम टाइप्स मैंने आपसे डिस्कस की थी कल। आई होप कि आपको टाइप्स अच्छे से समझ आ गई हो। चलिए रिवाइज करते हुए जो हमने कल किया, उनमें कुछ ऐड होगा, कुछ कर्व्स ऐड होगी, कुछ टेबल्स ऐड होगी, ठीक है। सबसे पहले कल हमने कॉस्ट का मीनिंग डिस्कस किया। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स की प्रोडक्शन करने में जो एक्सपेंडिचर हमारा इंकर्ड होता है, गुड्स की प्रोडक्शन में जो एक्सपेंडिचर हमारा इंकर्ड होगा, दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कॉस्ट। Then we discuss the types of cost. First type, explicit cost. It is that cost which paid to outside factors. हमने बाहर से फैक्टर्स हायर करे हैं, उनके बदले में जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, that cost is called explicit cost. Then we discuss implicit cost. What is implicit cost? Implicit cost is the estimate value of सेल्फ ऑन्ड रिसोर्सेज। अपने खुद के रिसोर्सेज की एस्टिमेट वैल्यू क्या कहलाती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर है बिल्कुल। वन टाइप थी आपकी सेलिंग कॉस्ट। व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट? गुड्स की सेल को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द सेल ऑफ गुड्स, दैट एक्सपेंडिचर इंकर्ड इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। एग्जाम्पल क्या था आपका? एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन कॉस्ट। व्हाट इज प्रोडक्शन कॉस्ट? इट इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड तक कन्वर्ट करने में जितना भी आपका एक्सपेंडिचर इंकर्ड होता है, दैट ऑल एक्सपेंडिचर कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या कहलाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया था शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है? विच इज इंकर्ड इन शॉर्ट पीरियड, एंड लॉन्ग रन कॉस्ट विच इज इंकर्ड इन लॉन्ग पीरियड। गॉट इट? यहां तक क्लियर है आपको अच्छे से? चलिए, हमने एक कॉस्ट डिस्कस करी थी, फिक्स कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? which do not change with the change of output. जो आउटपुट चेंज होने के साथ साथ चेंज नहीं होगी, that cost is called fixed cost. आउटपुट चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे मैक्सिमम हो, ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट। चलिए यहां पर मैं आपको इसकी टेबल बनाकर दिखाता हूं, फिक्स कॉस्ट की। आउटपुट एंड फिक्स कॉस्ट। 0 स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 10 10 10 10 10, ठीक है। ये टेबल रहेगी फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट हमने क्या ले ली? कांस्टेंट। चाहे आउटपुट 0 हो, चाहे आउटपुट 6 है, चाहे 3 है, आपकी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसे बनता है? देखिए, फिक्स कॉस्ट का कर्व फ्री हैंड कर्व लेके चलेंगे। ये आपका फिक्स कॉस्ट का कर्व है। आउटपुट चाहे कुछ भी हो जाए, कॉस्ट क्या है आपकी? कांस्टेंट। दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। गॉट इट? देन आपने डिस्कस किया था वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? विच चेंज विथ द चेंज ऑफ आउटपुट। जो आउटपुट चेंज होने के साथ साथ क्या होती है? चेंज हो जाती है। That cost is called variable cost, ठीक है। That cost is called variable cost. टेबल देखिए, क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट 0 पे 0, क्योंकि जब आप कुछ नहीं बना रहे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 0 लगेगी, ठीक है। 10 18 24 28 36
48। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर। ये आपकी क्या आ गई, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। क्या आ गई, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसे बनता है, ये वेरिएबल कॉस्ट इस तरफ लाएगा। फ्री हैंड कर्व आपको बनाने हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो बिल्कुल भी। बस ये आपका बन गया वेरिएबल कॉस्ट जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर, अच्छे से बिल्कुल क्लियर। आपको मैंने सिर्फ मीनिंग समझाया था वेरिएबल कॉस्ट का एंड फिक्स कॉस्ट का। आज हम लोगों ने टेबल भी करी है और कर्व भी करी है। आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वेरिएबल कॉस्ट 0, 10, 18, 24, 28, 26, 48 लिया हमने अपनी मर्जी से लिया है। आपको अपनी मर्जी से लेना है वेरिएबल कॉस्ट एंड देन ये आपकी क्या होगी, शेप। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट डिस्कस करी थी हम लोगों ने कल। व्हाट इज टोटल कॉस्ट, सम टोटल एक्सपेंडिचर incurred on production of total goods. Some total expenditure incurred on production of total goods. Total goods को बनाने में जितना टोटल आपके खर्चा लगता है, टोटल गुड्स को बनाने में जितना आपका टोटल एक्सपेंडिचर लगता है, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है बेटा, देखना ध्यान से यहाँ पर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेरिएबल कॉस्ट, पहले फिक्स कॉस्ट देते हैं हम लोग यहाँ पर। फिक्स कॉस्ट 10, 10, 10, 10, 10, 10। वेरिएबल कॉस्ट 0, 10, 18, 24, 28। ठीक है, और 28 क्या, 32 ले लो गैप के अकॉर्डिंग। पहला गैप कितना था, 8 का गैप, देन 6 का गैप। ठीक है, चलिए 28, ठीक है, 32, देन 48। यहां आप वीसी कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर। टोटल कॉस्ट कैसे निकालना है, इन दोनों को प्लस कर दो। टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एक तो ये फॉर्मूला रहेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को प्लस कर दो, आपकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये आपकी क्या आ गई, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमने कैसे निकाली है, इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। अगर मैं बोलूं कि इस तीनों को एक कर्व में दिखाओ, टेबल देखोगे ना, तो कर्व भी कैसे बनेगी, OX, OY, यहाँ आउटपुट या क्वांटिटी जो भी लिख दीजिए। यहाँ कॉस्ट ओनली क्या लिखेंगे, कॉस्ट, क्योंकि हमें तीनों कॉस्ट लेके चलना है ना। यहाँ पर देखिए, ये आपकी फिक्स कॉस्ट, क्लियर है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर है। अच्छा, टीसी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से या 10 से? 10 से स्टार्ट हो रहा है ना। जहां से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट हो रही है वहीं से टीसी स्टार्ट हो रहे हैं, 10 और 10। जहां से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट हो रही है वहीं से आपका टीसी स्टार्ट हो रहा है, तो टीसी भी आपका यहीं से बनेगा। ये आपका टोटल कॉस्ट, ये आपका टोटल कॉस्ट यहाँ। ठीक है, क्लियर है। ये आपका फिक्स कॉस्ट, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट एंड ये आपकी टोटल कॉस्ट। ये तीनों कर्व एक साथ बनाने के लिए बोल दे तो आपको इस तरीके से ये बनानी है। क्लियर है आप लोगों को बिल्कुल टॉपिक, यहां तक गॉट इट। चलिए, एवरेज कॉस्ट, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट की कॉस्ट क्या कहलाएगी, एवरेज कॉस्ट। 1 यूनिट की कॉस्ट क्या कहलाएगी, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, गॉट इट। 1 यूनिट की कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कहलाएगी, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इस एग्जांपल लिया था हमने कल, 10 यूनिट बनाने का खर्चा 100 रुपीज, 10 यूनिट का खर्चा 100 रुपीज, तो 1 यूनिट का खर्चा कितना होगा, 10 रुपीज हो जाएगा। ठीक है ना, 10 यूनिट का खर्चा 100 रुपीज, तो 1 यूनिट का एक्सपेंडिचर 10 रुपीज हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट।
और पहले हमें एक मीनिंग कर लेते हैं, फिर इकट्ठी टेबल ले लेंगे सबकी। एवरेज कॉस्ट का जो कर्व बनता है ना वो यू शेप बनता है। क्या बनता है? यू शेप। बात समझना, एवरेज कॉस्ट का कर्व क्या बनता है? यू शेप। इसे समझाऊंगा कि यू शेप क्यों बनता है। सुनिए ध्यान से, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमारे पास टू फैक्टर, वी हैव टू फैक्टर्स, वन इज फिक्स फैक्टर एंड अदर इज वेरिएबल फैक्टर। व्हेन वी कंबाइन फिक्स फैक्टर with variable factor या variable factor with fixed factor, then initially production increase, then production start decline. तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है कि जब हम स्टार्टिंग में वेरिएबल को फिक्स के साथ पुट करेंगे तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट कम होता चला जाएगा, लेकिन लगातार वेरिएबल डालते रहेंगे तो नेगेटिव रिएक्शन के कारण कॉस्ट बढ़ जाएगी। कैसे? सुनिए ध्यान से। आप रिक्शा का एग्जांपल ले रहे हैं वाला कि आपने क्या कहा, भैया मुझे यहाँ से नगौरी गेट जाना है, ठीक है, 1 पर्सन, क्या रेंट लोगे, क्या किराया लोगे? तो कहेगा 50 रुपीज, ठीक है, अच्छा भाई, या 40 रुपीज ले लो, 40 रुपीज। अगर आप कहते हो कि 2 पर्सन ने जाना है तो कितना रेंट लोगे, तो वो कहेगा 60 रुपीज। अब यहाँ पर देखिए, पहले रेंट पर पर्सन कितना था? 40। जब 2 पर्सन की बात करी तो रेंट कितना हो गया? 60। तो पर पर्सन कितना हुआ? 30 रुपीज, ठीक है। सेकंड केस में टोटल रेंट कितना हुआ? 60। पर्सन कितने हो गए? 2। तो पर पर्सन रेंट कितना हुआ? 30। फिर आपने उसको बोला कि भैया 3 बंदे हैं तो बताओ रेंट कितना लोगे? उसने कहा आप 80 रेंट दे देना। तीनों का कितना देना? 80। तो क्या हुआ? यहाँ पर पर्सन और डिक्लाइन हो गया आपका। डिवाइड करके देखिए, 80 को 3 से डिवाइड करिए, 30 रुपीज से भी कम आएगा। फिर आपने कहा ऑटो रिक्शा वाले को कि 4 पर्सन है तो बताओ, वो कहता है चलो 100 रुपीज दे देना, ठीक है। देन 25 पर्सन हो गया। अब कैपेसिटी उस रिक्शा की 4 पर्सन की है, अब उसमें 5 पर्सन या 6 पर्सन आप डालोगे तो अब क्या होगा? कहीं ना कहीं वो नेगेटिव जाएगा क्योंकि रिक्शा का बैलेंस बिगड़ेगा और वो पर पर्सन वो नेगेटिविटी आएगी, यानी पर पर्सन वो आपका नेगेटिव रिएक्शन देना स्टार्ट कर देगा, खर्चा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि फिक्स फैक्टर ने अपनी कैपेसिटी खो दी है। अब उस पे इनपुट डालते रहेंगे तो इनपुट डालने का कोई फायदा नहीं होगा। फिक्स फैक्टर का पूरा यूटिलाइजेशन हो चुका है, अब उस पे इनपुट डाले जा रहे हैं तो वो इनपुट वेस्ट जाएगा, उस इनपुट का कोई यूज नहीं होगा, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट अब बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप और एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास एक लैंड का पीस है, एक लैंड है, ठीक है, उस पे हमें 1 पर्सन काम करेगा तो प्रोडक्शन होगा मान लो 10 यूनिट का। 1 पर्सन काम करे तो प्रोडक्शन होगा 10 यूनिट का। 2 पर्सन काम करे तो होगा 15 का। बस मैक्सिमम 2 ही बंदे वहां काम कर सकते हैं और 2 ही बंदों की रिक्वायरमेंट है। 2 बंदे काम करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो पर यूनिट खर्चा कम आएगा। ये नेचुरल सी बात है कि अगर आपकी ज्यादा सेल होगी तो खर्चा कम हो जाएगा पर यूनिट, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो पर यूनिट खर्चा कम हो जाएगा। क्लियर है? आप जैसे कि मैं कहता हूं कि आपने मान लो एक मशीन रेंट पर ली, मशीन रेंट पर ली, रेंट क्या है भाई? 1 आवर का रेंट है 10 रुपीज, मशीन का 1 आवर का रेंट है 10 रुपीज और 1 आवर में आप 1 यूनिट बनाते हो। कितनी यूनिट बनाते हो? 1 यूनिट। 1 आवर का रेंट मशीन का 10 रुपीज और 1 आवर में आप कितनी यूनिट बनाते हो? 1 यूनिट। तो ये 10 रुपीज का खर्चा 1 यूनिट का खर्चा कितना हो गया? 10 रुपीज हो गया ना, क्योंकि 10 के 10 रुपीज किस में जाएंगे? उस 1 यूनिट में जाएंगे। सपोज करो उसी 1 आवर में अगर आप 2 यूनिट बना देते हो, कितनी यूनिट? 2 यूनिट, तो पर यूनिट खर्चा कितना हो गया? यहाँ पर 5 रुपीज हो गया ना। अगर आप 1 आवर में, अब 1 आवर का रेंट 10 रुपीज है और आप 1 आवर में 1 यूनिट बनाते हो तो आपका खर्चा 10 रुपीज पर यूनिट हो गया। अगर आप उसी 1 घंटे में 2 यूनिट बना लेते हो तो पर यूनिट खर्चा कितना हो जाएगा? 5 रुपीज। यानी प्रोडक्शन बढ़ने से हमारा पर यूनिट खर्चा कम हो जाता है। ये बात क्लियर है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होने से पर यूनिट एक्सपेंडिचर खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ पर ज्यादा बंदे इंक्लूड कर दिए जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, 3 कर दिए, 4 कर दिए, 5 कर दिए,
तो वो खाली बैठे रहेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वहां पर हमारा खर्चा बढ़ना फिर स्टार्ट हो जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट लॉजिक क्या है यहाँ पर यू शेप का, इनिशियली व्हेन वी कंबाइंड वेरिएबल फैक्टर विद फिक्स फैक्टर, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा एंड पर यूनिट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इंक्लूड करते रहेंगे तो हमारा प्रोडक्शन नेगेटिव जाएगा और कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज द रीजन बिहाइंड यू शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट का। मीनिंग अच्छे से क्लियर है एवरेज कॉस्ट का? कि एवरेज कॉस्ट का मीनिंग क्या है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज कॉस्ट का क्या मीनिंग है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज कॉस्ट की शेप कैसी होती है? यू शेप। यू शेप क्यों होती है? बिकॉज इनिशियली व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज कॉस्ट डिक्लाइन, व्हेन प्रोडक्शन डिक्लाइन कॉस्ट स्टार्ट टू इंक्रीज। ठीक है, गॉट इट? देन देखिए हम यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं, उससे पहले हम लोग एमसी का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर सबकी टेबल बनाने में हमें इजी रहेगा। एमसी का मीनिंग क्या होता है? चेंज इन टीसी ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स। क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल फैक्टर चेंज होने से जो टोटल कॉस्ट में चेंज होता है, वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज होने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज होगा वो क्या कहलाएगा? एमसी। चेंज इन टीसी, बहुत सिंपल सा मीनिंग है, चेंज इन टीसी ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। टीसी में चेंज ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स। देखिए यहां पर टीसी कैसे है? 10 यूनिट का प्रोडक्ट किया आपने तो 100 रुपीज खर्चा आया, 10 यूनिट प्रोड्यूस की तो 100 रुपीज खर्चा आया, 11 यूनिट करी तो 110 आया, 12 करी तो 120। यानी यहाँ पर टीसी है, टीसी में चेंज हो रहा है, टीसी में चेंज हो रहा है ना, ड्यू टू चेंज इन आउटपुट बोल दो या ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, चेंज इन टीसी ड्यू टू चेंज इन आउटपुट भी बोल सकते हैं या चेंज इन वेरिएबल फैक्टर भी बोल सकते हैं, एक ही मीनिंग है। देखिए टीसी में चेंज हो रहा है ना ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, जो चेंज होता है वही क्या कहलाता है? एमसी कहलाता है। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पर? गॉट इट? ठीक है, सबसे पहले आपने टीसी पढ़ा तो टीसी क्लियर, एसी क्लियर, एमसी क्लियर। एमसी का मीनिंग क्या है? चेंज इन टीसी ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। चल अब हम इनके एक कंबाइंड टेबल बनाते हैं ताकि आपको सभी निकालना भी आ जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कल के लेक्चर में, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल के आने के चांस ज्यादा होते हैं रेदर देन थ्योरेटिकल। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक ले लेते हैं बस। फिक्स कॉस्ट 10 10 10, वेरिएबल कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, अलग है जो 0 पे 0 8 13 16 20 26 35 47 60। आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इंक्रीजिंग फॉर्म में। टोटल कॉस्ट देखिए 10 18 23 26 30 36 45 57 73। क्लियर है बिल्कुल? टीसी कैसे निकाला मैंने? इन दोनों को क्या करा? प्लस करा। ठीक है, अब मुझे निकालना है एसी, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टीसी को क्वांटिटी से डिवाइड करके। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? टीसी को क्वांटिटी से क्या करके डिवाइड कर दो तो आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है बात बिल्कुल? टीसी को इससे डिवाइड, 10 को 0 से डिवाइड छोड़ते हैं यहाँ पर, 18 को 1 से डिवाइड 18, 23 को 2 से डिवाइड 11.5 या 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ध्यान रखना बस। 2 1 2 1 2
11.1 लिख देते हैं हम लोग। 26 को 3 से डिवाइड 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। यहाँ पर 8.2 मान लो, वो कर लेना आप लोग, ठीक है। आएगा 8 पॉइंट समथिंग यहाँ पर। 30 को 4 से डिवाइड करें कितना आएगा, 4 7 28.1 मान लेते हैं। 36 को 5 से डिवाइड करो, 57.1, ठीक है। 45 को 6 से डिवाइड करो, 7 पॉइंट यहाँ पर आएगा आपका 0.0 कुछ करके आएगा, ठीक है। 57 को 7 से करेंगे 8.1 मान लो, ठीक है। 73 को 8 से करो 9 पॉइंट समथिंग मान लो, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल आपको? कैसे किया, पॉइंट्स वाली फॉर्म आप निकाल लेना एक बार, ठीक है बेटा, कैलकुलेट कर देना। हमने एसी कैसे निकाला, डिवाइड क्या करके, डिवाइड कर। जरा देखो, अब आप कहोगे एसी यू शेप कैसे, पहले डिक्रीज 18 11 8 7 7 7 देन 8 9, यानी पहले क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने के बाद कांस्टेंट, फिर इंक्रीज, आ गया ऑटोमेटिकली यू शेप। हल्का सा आप क्या करना है, ये बीसी याद कर लेना। यहाँ पर थोड़ा सा बीसी याद कर लोगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी बिल्कुल भी किसी टाइप की टेबल या कर्व्स के अंदर, बहुत इजी रहेगा आपको बनाने में। थोड़ा सा बीसी के पॉइंट्स याद कर लेना, से फिर ऐसे ही आ जाएगा। एमसी कैसे निकालते हैं, नीचे से ऊपर में माइनस करके, जैसे आप एमपी निकालते थे ना, नीचे से ऊपर में माइनस करके, सेम एज इट इज यहाँ पर भी आप एमसी वैसे ही निकालेंगे, नीचे से ऊपर वाला माइनस करके निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट ब्लैंक छोड़ दो, 18 में से 10 गया 8, टीसी से निकालना है एमसी, एसी से मत निकाल देना। 23 में से 8 गया 5, 26 में से 23 गया 3, 30 में से 26 गया 4, then 6, then 9, then 7 5 12, then कितना आ गया 13 and 16। जरा आप देखेंगे तो एमसी भी कैसा बन रहा है, यू शेप। यू शेप कैसे, देखो पहले डिक्रीज 8 5, ठीक है, 8 5 4 मान लो यहाँ पर 4 6, ठीक है, 8 5 4 6 3 4 then 4 6 9 12 16, यानी आपका एमसी भी क्या बन रहा है, यू शेप। पहले डिक्रीज 8 5 3, ठीक है, 8 5 3 then 4 6 9 12 16, इंक्रीज होना स्टार्ट। तो एसी और एमसी दोनों क्या बनते हैं, यू शेप बनते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एसी और एमसी की शेप कैसी होती है, तो आप क्या कहोगे, यू शेप होती है जी। रीजन क्या है, रीजन मैंने आपको बार बार वही बात कि वी हैव टू फैक्टर्स, व्हेन वी कंबाइन वेरिएबल विद फिक्स्ड फैक्टर देन स्टार्टिंग प्रोडक्शन इंक्रीज, कॉस्ट डिक्रीज, देन प्रोडक्शन नेगेटिव, कॉस्ट इंक्रीज। यहां तक आपको आई होप निकालना आ गया अच्छे से, टेबल अच्छे से कर लेना। बाकी का लेक्चर हम कल डिस्कस करेंगे, आज इतना ही करना है आप लोगों को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।